हेलो दोस्तों, तो आज स्टडी यूपीएससी में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट। तो जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ ना, तो जो मौर्यन एम्पायर था उसमें से छोटे छोटे जो डायनेस्टीज थे वो उभर के आने लगी। तो आप जैसे देखोगे कि शुंगा डायनेस्टी बहुत बड़ा है, कानवा डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी, साका डायनेस्टी, उसके बाद सतावनास, वाकाटकास, ये सारी डायनेस्टी छोटी छोटी उभर के आने लगी। और इसी टाइम पे क्या होने लगा कि जो ब्राह्मणिकल सेक्ट था वो भी आने लगा। तो शिवाइट्स होने लगे, वैष्णवाइट्स होने लगे, शक्तियाइट्स होने लगे। ये ब्राह्मणिकल सेक्ट इन सारे देवताओं को पूजने लगे और एक ब्राह्मण कल्चर जो बोलते हैं ना वो फ्लरिश होने लगा। तो अब आप देखोगे कि मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट स्ट्रक्चर और आर्ट स्कल्पचर था वो सब अलग था। और यहाँ पे जब छोटी छोटी डायनेस्टीज होंगी तो यहाँ पे जो कल्चर होगा और स्ट्रक्चर्स होंगे और आर्किटेक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट। After the decline of Mauryan Empire in 2nd century BC, small dynasties sprung up in various parts of India. Among them, the Shunga, Kanavas, Kushanas, and Sakas in the north, Satavahanas, Ishvakus, Abhiras, and Vakatakas in south and western India gained prominence. Similarly, the religious scene saw the emergence of Brahminical sects such as Shivites, Vaishnavites, and Shaktiites. The art of this period started reflecting the changing socio-political scenario as well. The architecture in the form of rock-cut caves and stupas continued, with each dynasty introducing some unique feature in of their own. Similarly, different schools of sculpture emerged, and the art of sculpture reached its climax in post-Mauryan period. तो ये यही बताया था, जो थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया वो तो है, पर इसमें एक जानने की बात ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो स्कल्पचर था, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो आप मुझे बताइए कि अशोका के पीरियड में जो मौर्यन पीरियड था उस टाइम पे कौन सी चीज़ ऐसी थी जो क्लाइमेक्स पे पहुंची थी? स्टूपास थी, आर्किटेक्चर था, पेंटिंग्स था, ऐसा कुछ जो भी हो। अब जब मैंने बात की आप लोगों से पोस्ट मरीन पीरियड की और मैंने आपको ये भी बताया कि छोटी छोटी डायनेस्टीज बनने लगी थी, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर कैसा होता था? तो बेसिकली रॉक कट केव्स जो थे वो होने लगे। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक केव्स कंटिन्यूड as in the Mauryan period. However, this period saw the development of two types of caves, चैत्य and विहारास। तो पहले विहारास तो होते थे, आप लोगों को मालूम है कि विहारास रेजिडेंशियल हॉल होते थे जहाँ पे मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाके रहते थे। पर चैत्यास भी होने लगे। तो विहारास के साथ साथ चैत्यास भी थे। चैत्यास में कैसे होता है ना कि जो लोगों को प्रेयर करना है ना, वहाँ पे वो चैत्या में जाते थे और आराम से मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करते, प्रेयर करना है प्रेयर करते, ऐसा बना दिया गया था। While the viharas were residential halls for the Buddhist and Jain monks and were developed during the time of Mauryan Empire, the Chaitya halls were developed during this time. ठीक है, they were mainly quadrangular chambers with flat roofs and were used as praying halls. The caves also had open courtyard and stone screens walls to shield from rain. They were also decorated with human and animal figures. Karla Chaitya and Ajanta cave, 29 caves, 25 viharas plus 4 चैत्यास। तो जो अजंता केव है उसमें 29 केव्स है, 25 विहारास है और 4 चैत्यास है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विहारास तो पहले से चल रहा था, लेकिन चैत्या जो था वो चैत्या इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और वो लोग क्या करते थे कि रेन से, जो रेन है था ना, बारिश से बचने के लिए भी स्टोन्स के ऐसा रूफिंग लगा देते ताकि बारिश अंदर तक ना जा पाए। ठीक है, अब देखिए उदयगिरी और खांडीगिरी केव जो ओडिशा में, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। दे आर कंस्ट्रक्टेड अंडर द कलिंगा किंग खारवावेला इन फर्स्ट to second century BC near modern day Bhubaneswar. The cave complex has both artificial and natural caves. They were possibly carved out or as residence for Jain monks. There are 18 caves in Udaygiri and 15 in Khandagiri. इसके बारे में एक और है कि उदयगिरी का जो केव है ना उसमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिलता है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन विच इज़ कार्व्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जब हम लोग एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट आउट with Jain Namaskar mantra and highlights various military campaign undertaken by King Kharvavela. Rani Gufa cave in Udaygiri is double storied and has some beautiful sculpture. तो ये बात
खारवेला के टाइम पे हुई थी। तो इस गुफा में जो भी चित्र बनाए गए हैं ना, और जितने भी अ, उसमें जो लिखा गया है वो ज़्यादातर खारवेला के मिलिट्री कैंपेन में उनकी जीत के बारे में ऐसा लिखा गया है। अब ये बात तो हुई हम लोगों की आर्किटेक्चर की। अब बात आती है स्तूपास की। ठीक है, स्तूपास तो अशोका के टाइम पे भी बनते थे, अब इस टाइम पे भी बनते थे। तो हम लोग ने देखा मौर्यन पीरियड में, मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे कहाँ, आर्किटेक्चर में। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, रॉक कट्स केव। ठीक है, अब हम आ रहे हैं स्कल्पचर पे, स्तूपास पे। उसके बाद हम लोग स्कल्पचर पे आएंगे। स्कल्पचर पे हम लोग, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे 3 स्कूल इमर्ज होते हैं स्कल्पचर में। एक गांधार स्कूल, एक मथुरा स्कूल और एक अमरावती स्कूल। ये 3 स्कूल डेवलप होते हैं। ठीक है, तो स्कल्पचर पे चलते हैं। स्कल्पचर बिकेम लार्ज एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड. Stones was increasingly used in place of wood and brick. The Shunga dynasty introduced the idea of torans as beautiful decorated gateway to the stupas. The torans were intricately carved with figures and patterns and were evidence of Hellenistic influence. Hellenistic मतलब Greek culture. ठीक है, ग्रीक का जो, जैसा ग्रीक की जो कल्चर थी ना, वैसा उन लोगों ने भी इंट्रोड्यूस किया। उसमें थोड़ी सी ऐसी झलक दिखती थी ग्रीक की। तो भरूच स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में, एंड द तोरान ऑफ सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब पोस्ट मैरियन पीरियड में हम लोग ने आर्किटेक्चर देख लिया, स्तूपा देखिए, अब स्कल्पचर देखते हैं। 3 prominent school of sculpture developed in this period at 3 different region of India. Center at Gandhara, मथुरा एंड अमरावती। गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल, इन तीनों स्कूल के बारे में पूछा है यूपीएससी में। पर आप में से कोई अगर प्रीवियसली यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और अगर पीवाईक्यू किया है तो मुझे एक क्वेश्चन इस गांधारा स्कूल पे से निकाल के दिखाइए। ठीक है, ठीक है, गांधारा स्कूल पे चलते हैं। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर इन अफगानिस्तान. द ग्रीक इन्वेडर्स ब्रॉड with them the tradition of Greek and Roman sculptures, which influenced the local traditions of the region. Thus, the Gandhara school also came to be known as Greco-Indian School of Art. गांधारा स्कूल कहाँ डेवलप हुआ? वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब, अभी जो मॉडर्न डे पाकिस्तान, पेशावर है, सॉरी, पेशावर और अफ़गानिस्तान है। और ये जो ग्रीक इन्वेडर्स है ना, उनके साथ उनकी थोड़ी सी झलक, उनकी थोड़ी सी एसेंस लेके आया था ये गांधारा स्कूल। तो गांधारा स्कूल के अंदर ये ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स आपको दिखाई देंगे, थोड़े थोड़े उससे रिलेटेड दिखाई देंगे। इसलिए गांधारा स्कूल को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। द गांधारा स्कूल फ्लरिश्ड इन 2 stages in the period from 50 BC to 500 AD. While the former school was known for its use of bluish grey sandstone, the later school used mud and stucco for making the sculptures. The image of Buddha and Bodhisattva were based on the Greco-Roman pantheons and resembled that of Apollo. अब देखिए, गांधारा जो स्कूल था ना, वो 2 चरणों में बढ़ा। यहाँ ऐसे जो लिखा है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2 चरणों में बढ़ा। एक 50 BC से लेके 500 AD में। तो जो पहले वाला स्कूल था, यानी 50 के अराउंड था, वो कैसा था? वो लोग ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अधिक बढ़ने लगी, अच्छी होने लगी, तो वो लोग मड और स्टूको यूज़ करने लगे लेटर पीरियड में, जो 500 AD के अराउंड था। और इन लोगों के, अब ये गांधारा स्कूल था और इसमें ग्रीक रोमन एसेंस था ही। तो जो ये लोग बुद्धा और बोधिसत्व का जो ये बनाते थे, इमेजेस बनाते थे, उसमें ग्रीक और रोमन एसेंस रहता था, मतलब उसकी झलक रहती थी। तो जैसे अपोलो होते हैं ना, वैसे ही बनाते, एकदम मस्क्यूलर और कर्ली हेयर वाले, घुंघरारू बाल वाले, वैसे बनाते थे। मथुरा स्कूल पे आते हैं। जल्दी जल्दी मैं फिनिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा ना ये डेवलप करने के लिए माइंडसेट कि हाँ ये स्कूल्स ऐसे थे। ठीक है, नहीं तो मैं भी पूरा एक मैराथन सेशन लेके 2 घंटे 3 घंटे में पूरा का पूरा ख़त्म कर देता। मेरे पास तो नोट्स ऑलरेडी रेडी है, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत क्या ही है मेरे पास। ये मैं नोट्स में आपको 1 घंटे में सब पढ़ा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बेस बने। अगर एक बार आपका बेस बन गया तो जब मैं नोट्स से आपको ये पढ़ाऊँगा ना, तो आपको क्विकली रिविजन भी हो जाएगा और आप मेरे नोट से भी अच्छा नोट्स बना पाएंगे। चलिए, मथुरा स्कूल। Mathura school flourished on the bank of the river Yamuna in the period between the 1st and 3rd century AD.
The sculptures of the Mathura school were influenced by the stories and stories and imageries of all three religions of that time: Buddhism, Jainism, and Hinduism. The images were modeled on the earlier Yaksha image found during the Mauryan period. The Mathura school showed a striking use of symbolism in the image. The Hindu gods were represented using their avayadhua. For example, Shiva shown through Linga and Mukhalinga. Similarly, halo around the head of Buddha is larger than in the Gandhara school and decorated with geometrical pattern. Buddha is shown to be surrounded by two bodhisattvas, Padampani holding lotus and Vajrapani holding a thunder. देखिए, मथुरा स्कूल आप लोगों को पता है कि ये डेवलप हुआ यमुना रिवर के पास, और ये फर्स्ट से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक फ्लरिश हुआ. अब ये मथुरा आप जानते हो यूपी के साइड है, ठीक है. तो इसमें इस टाइम पे इसके स्कल्पचर में ना आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सबके पार्ट दिखाई देंगे. और जो इमेजेस होते थे ना, इमेजेस उस पर यक्षा की जो इमेज होती थी ना, मैंने आपको बताया था पीछे यक्षा की इमेज कैसी होती है, उसी टाइप की इमेजेस वो लोग बनाया करते थे. ये स्कूल सबसे ज़्यादा सिम्बॉल्स यूज़ करने लगा. तो जैसे शिवा को, लॉर्ड शिवा को ये लोग रिप्रेजेंट करते थे लिंगा से या मुखलिंगा से, वैसे ही बुद्धा की जो मूर्ति है उसके पीछे जो हेलो होता है, मतलब ये जो चक्र टाइप्स होते हैं ना पीछे, सर के पीछे, जब जिनको ज्ञान हो जाता है ना तो उनके पीछे चक्र होते थे. फिर कभी कभी ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी उनके पीछे लगा दिए जाते थे. जेम्स और स्टोन से उसको डिज़ाइन भी किया जाता था, ऐसा होता था. तो जब इन लोगों ने एक बुद्धा का जो मूर्ति स्कल्पचर बनाया, उसमें एक साइड पे इन लोगों ने पदमपनी बनाया जिनके हाथ में लोटस है, और एक साइड पे उनको बनाया वज्रपानी जिनके हाथ में थंडरबोल्ट है. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मेरे को जहाँ तक याद है ना, ये पदमपनी के बारे में पूछा है यूपीएससी ने, तो थोड़ा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो अच्छा है. उसके बाद डेवलप हुई अमरावती स्कूल. In the southern part of India, the Amravati school developed on the bank of river Krishna river under the patronage of Satavahana rulers. While the other two schools focused on single image, the Amravati school put more emphasis on the use of dynamic image and narrative art. The sculptures of this school made excessive use of Tribhanga posture, that is body with 3 bends. अब ये जैसे बोल रहे हैं कि ये डेवलप हुआ है कृष्णा रिवर पे. आप लोग जानते हो कृष्णा हमारे साउथ साइड में आता है, तो आप देखोगे कि नटराज की मूर्ति और ज़्यादातर जो कथक है डांसिंग, वो साइड वहाँ पे नटराजा की मूर्ति, कोई भी डांसर हो वो नटराज की मूर्ति के सामने ही परफॉर्म करता है. पर इस स्कूल जहाँ ये स्कूल अमरावती जो स्कूल है ना, ये बाकी दोनों स्कूल से, मथुरा स्कूल से और गांधारा स्कूल से अलग है. जहाँ ये लोग सिंगल चीज़ पे फोकस करते थे, मथुरा स्कूल और गांधारा स्कूल, अमरावती स्कूल क्या करता है, ये डायनेमिक इमेज और नैरेटिव आर्ट पे ज़्यादा फोकस करता था. और ये ज़्यादा फोकस करता है कि त्रिभंगा पोजीशन हो. त्रिभंगा मतलब बॉडी विथ 3 बेंड्स. तो मैंने आपको डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, वो जो पोस्चर है वो त्रिभंगा पोजीशन है. तो आप लोग एक बार देख के उसको इमेजिन कर सकते हो कि त्रिभंगा पोजीशन कैसे होता है, बॉडी विथ 3 बेंड्स. अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है गांधारा स्कूल और अमरावती स्कूल में, तो फटाफट इसको देख लेते. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसका था? गांधारा आपको पता है कि ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था उसका, तो हेविली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट. ये इंडिजीनियस था मथुरा स्कूल, उसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था. अमरावती स्कूल का भी सेम वही था. इंग्रेडिएंट्स यूज, यहाँ ब्लू, ये जो गांधारा स्कूल थे वो ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे. फिर बाद में आपको पता है कि वो गांधारा स्कूल 50 BC से लेके 500 AD तक चला. तो पहले ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे, उसके बाद मड और स्टुको यूज़ करने लगे. यहाँ पे जो मथुरा स्कूल थी वो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज़ करते हैं, और जो अमरावती स्कूल थी वो वाइट मार्बल्स. रिलीजियस इन्फ्लुएंस कैसा था? मैंने आपको बताया कि गांधारा स्कूल में बुद्धिस्ट और इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी. बुद्धिस्ट इमेज वो लोग ज़्यादा बनाते थे. यहाँ जो मथुरा स्कूल थी, ऑल 3 टाइप्स के रिलीजन उस टाइम पे थे, तो वो लोग तीनों रिलीजन की इमेजेस वगैरह बनाते थे. और अमरावती स्कूल बुद्धिस्ट बनाता था. पेट्रनेज आपको पता है कि पेट्रनाइज्ड बाय कुशाना रूलर, ये कुशाना रूलर और ये सतावना रूलर्स. एरिया ऑफ डेवलपमेंट कैसा था? डेवलप्ड इन नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटायर, जो करंटली अभी पेशावर अफगानिस्तान है. डेवलप्ड इन एंड अराउंड मथुरा, सोंख एंड कनकाली टिला इन उत्तर प्रदेश.
और ये आपको पता ही है ना कि कृष्णा रिवर पे हुआ था। तो वहाँ के कृष्णा गोदावरी लोअर वैलीज़ में ये ज़्यादा डेवलप हुआ, तीनों स्कूल। उसके बाद जो बुद्धा की मूर्ति ये लोग बनाते थे, ये देखिए, जो बुद्धा की मूर्ति बनाते थे वो कैसी होती थी। द फीचर ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, बुद्धा इज शोन इन स्पिरिचुअल स्टेट विद वेवी हेयर, he wears fewer ornaments and seated in a yogi position. The eye are half closed as in meditation and protuberance is shown on the head signifying the omniscient of Buddha. Protuberance मतलब यही जो पीछे जो हम लोग दिखाते ना, वो protuberance होता है। तो ये ये थी गांधारा स्कूल थी, वहाँ पे बुद्धा की जो मूर्ति दिखाई जाती, स्कल्पचर दिखाई जाती थी, वो स्पिरिचुअल स्टेट में होती थी, ऑर्नामेंट्स कम होते थे, योगी पोजीशन में बताया जाता था। आंखें जैसे आप मेडिटेशन करते तो आधी बंद आधी खुली हुई दिखाई देती थी, और पीछे ये प्रोट्यूबरेंस बनाया जाता था। जो मथुरा स्कूल है उसमें बुद्धा की स्कल्पचर कैसी हुआ करती थी। बुद्धा इज शोन इन अ डिलाइटेड मूड with a smiling face. The body symbolizes muscularity, wearing a tight dress. The face and heads are shaved. Buddha is seated in Padmasana with different mudras and his face reflects grace. A similar protuberance is shown on the head. जो मथुरा स्कूल था उसमें बुद्धा को बहुत डिलाइटेड मूड में दिखाता था, खुश मूड में थे, उनके सर पे बाल नहीं होते थे और मस्कुलर दिखाते थे उनको, और ये प्रोट्यूबरेंस हमेशा रहता था, जो पीछे जो चक्र टाइप चलता रहता ना वो हमेशा रहता था। अब अमरावती स्कूल में कैसा हुआ था, सिंस द स्कल्पचर आर जनरली अ पार्ट ऑफ नैरेटिव आर्ट, देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। द स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट्स लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड द जतका टेल्स दैट इज प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो ये बुद्धा के स्कल्पचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि लोग नैरेटिव आर्ट पे ज़्यादा बिलीव करते थे, नैरेटिव आर्ट्स में। तो ज़्यादातर इनके इसमें बुद्धा के लिए कैसा होता था कि उनकी जो जहाँ तक कहानियाँ होती है कि उनकी प्रीवियस लाइफ कैसी थी, कौन कौन सी योनियों में से गुजरे, वो मनुष्य, एनिमल, मनुष्य योनि, जानवर की योनि जो भी है, उस सारी चीज़ों के बारे में दिया रहता था। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिया है कि ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट में फ़र्क कितना है। ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट में कितना फ़र्क है, तो ये देखिए बताता है कि ग्रीक एंड रोमन स्टाइल हैव सम डिफरेंसेस एंड द गांधारा स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ द स्टाइल. The idealistic style of Greek is reflected in the muscular depiction of God and other men's strength and beauty. And other men showing strength and beauty. A lot of Greek mythological figures from the Greek Parthenon has been sculptured using marble. On the other hand, Romans use art for ornamentation and decoration, and it is realistic in nature as opposed to Greek idealism. The Roman art projects realism and depicts real people and major historical events. The Romans used concrete in their sculpture. They were also famous for their mural painting. अब मैंने mural painting और फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है ये बताई हुई है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि मुरल पेंटिंग और फ्रेस्को पेंटिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए जो ग्रीक आर्ट थी ना और जो रोमन आर्ट है, इन दोनों का मिश्रण क्या है अपने पास, गांधारा आर्ट। पर ग्रीक आर्ट इसमें ज़्यादा बिलीव करता था कि जो गॉड होते थे उनका एक आइडल स्टाइल होता था कि गॉड होने दिखाना है तो मस्कुलर दिखाना ही है, ब्यूटी दिखाना ही है, ग्रेस दिखाना ही है, और वो लोग मार्बल यूज़ करते थे। पर रोमन्स का ऐसा नहीं था, रोमन्स ऐसा कुछ उनका आइडियलिस्टिक व्यू नहीं था, वो लोग रियलिज्म पे बिलीव करते थे। तो जो चीज़ रियल है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो रियल पीपल को दिखाए, ऐसी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे और ऐसी चीज़ें बनाते थे, और वो लोग ज़्यादातर कंक्रीट यूज़ करते थे। ये वैसे यूपीएससी में कभी पूछता नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। अच्छा, ये जो मुद्रास दी है ना बुद्धा की, ये मुद्रा मैं ना एक पर्टिकुलर लेक्चर लूँगा क्योंकि इसका इनके साथ कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली। इसमें से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं, तो मैं एक छोटा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा कि मुद्रास और उसको याद भी कैसे रखने हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। तो आप इसकी टेंशन ना लें कि सर आप मुद्रा पढ़ाओगे नहीं। आप मुझे सर छोड़ के, सर नहीं, आप भाई बोलिए, भैया बोलिए, जो भी बोलिए, वो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी एज का हूँ, तो सर बोलने में कोई पॉइंट नहीं है। आप भैया बोलिए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, गुप्ता एज है, गुप्ता एज के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ, पर मुझे ना 2 मिनट दीजिए, ठीक है, गुप्ता एज के बारे में, क्योंकि अभी आप थोड़ा ग्रास्प कर लीजिए चीज़ें। अगर आपको नोट्स बनानी है तो बना लीजिए। थोड़ा मैं सांस ले लूँ क्योंकि अभी गर्मी बहुत है यहाँ पे।
अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोग और बताएंगे कि कौन से पीरियड में क्या क्या चीज़ें क्लाइमेक्स पे पहुंची थी। और गुप्ता एज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गुप्ता एज को इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो जो पीसीएस वाले मेरे दोस्त हैं, जो लोग स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस 101% के लिए है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया था ना, उसमें हम लोग ने पढ़ लिया पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मैंने पढ़ा है आपको कि रॉक कट आर्किटेक्चर होते थे, स्टूपास होते थे, स्कल्पचर होते थे। स्कल्पचर में 3 स्कूल बने, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। डिफरेंसेस क्या है, ये रोमन को और रोमन स्टाइल को और ये ग्रीक स्टाइल को कंबाइन करके ये गांधारा स्कूल है। ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। फिर मेरा लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कोई कवर नहीं करता बिना पैसे के, फ्री में तो कोई कवर नहीं करता। पैसे लोग लेते ही हैं। आप बोलते हैं कि आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है, आर्ट एंड कल्चर का करना है, ज्योग्राफी का करना है, तो आप क्या करो, मेरे लिए सब्सक्रिप्शन ले लो जो कि 70,000 का है, 80,000 के। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मुफ्त में सेवा कर रहा हूँ भाइयों, मुफ्त में आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोग से। मैं दूसरा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आप बस पढ़ें और इस देश का नाम रोशन करें। बस मैं इस भारत देश को बहुत आगे देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए गुप्ता एज पे चलते हैं। आपको मर्ज़ी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ना तो ना करें। आपको मैं अभी अब फोर्स नहीं करूँगा, भले ही मेरे पास 21 सब्सक्राइबर्स हैं अभी के लिए, पर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप लोग करें या ना करें। बस आप लोग पढ़ें, वीडियो देख रहे हैं देखिए। आप लोगों को बिना सब्सक्राइब करते वीडियो देखना है, आप लोग देखते रहिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे गोल्डन एज की तरफ। गोल्डन एज ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है गुप्ता एज। The emergence of Gupta Empire in the 4th century AD is often hailed as the golden age of India. While the earlier Gupta rulers were Buddhist and continued the tradition of Buddhist architecture, temple architecture came to be forefront under the patronage of the Hindu rulers of the later Gupta phase. Temple architecture reached its climax during this period. Similarly, Buddhist and Jain art also reached its peak during the Gupta age. मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। Gupta rulers, especially in the later phase, were Brahminical rulers. However, they showed exemplary tolerance for all other religions. 3 principal deities worshipped were Vishnu in the northern and central part of India, Shiva in the southern part, and Shakti in the eastern part of India, as well as in Malabar coast or southwest part of India. गुप्ता एज को मैंने जैसे आपको बताया कि इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसी टाइम पे जब गुप्ता एज था तो ज़्यादातर रूलर्स पहले जो थे गुप्ता एज में वो बुद्धिस्ट थे, पर धीरे धीरे जो ब्राह्मणिकल रूलर्स आने लगे तो टेम्पल्स का निर्माण होने लगा। इसीलिए आप देखो कि शिव जी का जो टेम्पल है सदर्न पार्ट में, आप देखो बहुत भव्य बनाया गया है। और जब ये ब्राह्मणिकल रूलर्स आए तो इन लोगों ने टेम्पल्स का निर्माण शुरू किया। और टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था वो क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा, गुप्ता रूलर्स पे। अभी अयोध्या का राम मंदिर का चल रहा है, बनने का फेज शुरू हो गया है, तो ये टेम्पल्स वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ 3 प्रिंसिपल डाइटीज पूजे जाने लगे जो विष्णु जी थे वो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, शिव जी सदर्न पार्ट में, और शक्ति जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और मलाबार कोस्ट आपको मालूम है ना, मलाबार ये वाला पार्ट मलाबार। कोंकण कोस्ट ऊपर, ये कोरोमंडल है, ये नॉर्दर्न सिरकार से है। अरे आपको ज्योग्राफी बतानी पड़ेगी क्या है दोस्तों। ये देखिए, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये यहाँ छोटा सा बनाता हूँ मैं, ये इंडिया का नीचे का पार्ट है। ये नॉर्दर्न सिरकार्स होता है, नॉर्दर्न सिरकार्स। ये है कोरोमंडल, यहाँ पे आता है कोंकण, और ये मलाबार। तो यहाँ पे पूजा जाता था शक्ति को। ठीक है, अब आर्किटेक्चर कैसा था इस टाइम पे। अब आपको पता चल गया कि गुप्ता एज में पहले बुद्धिस्ट रूलर्स आते थे, फिर हिंदू रूलर्स आते थे। तो आर्किटेक्चर में आपको क्या दिखेगा अब इसमें, अंदाज़ा लगाइए कि क्या दिखेगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान और बुद्धा के लिए बुद्धा
के लिए केव्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए केव्स, फिर हिंदू के टेम्पल्स वगैरह बनेंगे। तो आर्किटेक्चर देखिए केव्स कैसे हुए थे। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ केव्स रिमेन्ड कॉन्स्टेंट because the use of mural painting on the walls of the caves became an added features. However, the use of mural painting on the walls of the caves became an additional features. Some of the finest example of mural paintings can be found in the cave of Ajanta and Ellora. तो गुप्ता पीरियड में जो केव का जो आर्किटेक्चर था वो कांस्टेंट था, बस उसमें ऐड ऑन क्या कर दिया गया, मुरल पेंटिंग्स। मुरल पेंटिंग मतलब जो केव के वॉल्स है ना उसके ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग करना। फ्रेस्को पेंटिंग में बताता हूँ क्या होता है फ्रेस्को पेंटिंग। देखिए अजंता के केव्स और एलोरा के केव्स में आपको मुरल पेंटिंग के शानदार नमूने मिलेंगे। अब देखिए अजंता केव्स, पहले तो ये बुद्धिस्ट केव है। अजंता इज़ अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन द सह्याद्री रेंज ऑन वाघौर रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। There are a total of 29 caves, thereof which 25 were used as viharas or residential caves, while 4 were used as chaitya or prayer halls. The caves were developed in the period between 200 BC and 650 AD probably. The Ajanta caves were inscribed by the Buddhist monks under the patronage of Vakataka king Harisena being a prominent one. The figure in these caves were made using fresco painting techniques and demonstrate considerable naturalism. The colors were obtained from local vegetation and minerals. The outlines of the paintings were done in red color and then the inside was painted. Cave 16 is one of the most elegant specimens of cave architecture. अभी देखिए जो अजंता का जो केव है ना, उसमें एक बहुत ही अच्छा मुरल पेंटिंग का एक नमूना है और वहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग भी यूज़ की जाती है। फ्रेस्को मतलब कैसा होता है, आपने मिट्टी ली, उसमें कावडंग मिलाया और राइस का हस जो भूसा हम लोग बोलते हैं उसमें मिला के आपने दीवार पे लगा दिया। पहले दीवार पे आपने वैसा एक कैनवास जैसे बनाते हैं ना वैसा बना लिया। उसके बाद उस पर आपने लाइम का प्लास्टर किया, उसके ऊपर क्या करोगे आप, चूना जो होता है चूना वो लगा देते थे और फिर गीलेपन में ही उस पर आप कलर करते हो पिगमेंट से ऐसा कलर करते हो ताकि जब वो सूखे, आपको पता है कि जब चूना गीला रहता है तो थोड़ा ग्रेइश उसको शेड आता है, थोड़ा काला काला टाइप, बहुत हल्का काला टाइप, पर जब वो सूखता है तो बहुत भड़क सफ़ेद दिखता है। उसी तरह जब ये पेंटिंग के जो कलर्स है वो भी मुरल पे सूखेंगे, यानी उस लाइन पे सूखेंगे तो ये बहुत भड़क के दिखेंगे, मतलब बहुत ही उभर के आएंगे। वो होता है फ्रेस्को पेंटिंग। तो पेंटिंग वो लोग कैसे करते थे, आउटलाइन जो बनाते थे वो रेड से बनाते थे पहले और उसके बाद अंदर की चीज़ें पेंट करते थे। और फिर कलर्स कहाँ से आते थे, तो नेचुरल वेजिटेशन था, तो जैसे पत्तों से आप ले लो हरा कलर, उसके बाद संतरा है जैसे होता है उससे ऑरेंज कलर आप ऐसे ले लो, ब्लैक कलर तो आपको चारकोल से मिल जाएगा, वाइट के लिए लाइम रहता था उनके पास, तो ऐसे सब वो लोग कलर्स यूज़ करते थे। अभी देखिए द पेंटिंग्स आर जनरली themed around Buddhism, the life of Buddha and Jataka stories. On the 29 caves, 5 were developed during Hinaya phase, while the remaining 24 were developed during the Mahayana phase of Buddhism. Reference of the Ajanta caves can be found in travel accounts of Chinese Buddhist traveler Fa Hien and Husang. Some prominent sculptures of Ajanta caves are Mahaparinirvana of Buddha in cave 26, नागा किंग एंड हिज कंसोर्ट इन केव 19। तो ज़्यादातर ये जो केव्स के जो पेंटिंग की थीम्स होती थी वो बुद्धा होते थे और बुद्धिज़्म के अराउंड था, तो जो जातक का टेल्स थे होते थे उसके ऊपर ये थे और बुद्धा की स्टोरीज़ के ऊपर ये सब चीज़ें रहती थी। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, अजंता केव का रेफरेंस कहाँ मिलता था, तो अजंता केव का रेफरेंस जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स जो थे फा हेन एंड ह्यूसेंग, इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये हिस्ट्री में भी है और ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भी है, फा हेन एंड ह्यूसेंग, ठीक है। यहाँ ये टेक्निक दी है फ्रेस्को पेंटिंग कैसा होता था, तो मैंने आपको बताया कि फ्रेस्को पेंटिंग क्या है, बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अभी देखिए एलोरा केव्स, यहाँ पे बताया गया था कि अजंता एलोरा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर, ठीक है। तो एलोरा में क्या था, एलोरा caves are another important site of cave architecture. It is located nearly 100 kilometers away from the Ajanta caves. It is a group of 34 caves, 17 Brahminical, 12 Buddhist and 5 Jain. यानी
These set of caves were developed during the period between the 5th and 11th century AD, newer as compared to Ajanta caves by various guides from Vidarbha, Karnataka and Tamil Nadu. Hence, the cave reflects a natural diversity in terms of themes and archaeological styles. Buddhist, Hindu and Jain यानी तीनों caves यहाँ पे थे. The Hindu and Buddhist caves were predominantly constructed by the Rashtrakuta dynasty and Jain caves by the Yadava dynasty. ये चीज़ एग्जाम में पूछती है, आप लोग पॉइंट समझिए. अभी यहाँ पे लिखा है कि एलोरा केव्स वेयर न्यूअर टू अजंता केव्स, तो ये सीरीज में मतलब अरेंज करने में पूछ जाता है. तो लोग बोलते हैं कि नहीं अजंता पहले बनाया था, नहीं एलोरा पहले बनाया था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है. मैं एक सिंपल से याद रखता हूँ, अजंता केव ए पहले आता है, ई बाद में आता है, ABCDE, तो ई बाद में बना था. मैंने ऐसे याद रखा था. अब ये देखिए, सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स इन एलोरा आर एज फॉलोज. एलोरा में भी कुछ प्रोमिनेंट केव्स है, जैसे वो उसमें एलोरा में हमारे पास कितने केव्स है, 34 केव्स है, राइट. तो उसमें से कुछ प्रोमिनेंट केव्स भी थे. तो केव नंबर 10 जो था, केव 10 इज अ बुद्धिस्ट चैत्य केव नोन एज विश्वकर्मा केव्स और कारपेंटर्स केव. बुद्धा इज सीटेड इन धर्मचक्र मुद्रा हियर विद द बोधि ट्री कार्व्ड एट हिज बैक. ये है. केव 12 ऑल्सो नोन एज तीन ताल is the largest monastic cave in Ellora. It is 3-storied Buddhist cave. One of the panels here depicts a row of 7 Munishis Buddha and second panel shows 7 ध्यानी बुद्धास, मनुष्य बुद्धास, ठीक है, और ध्यानी बुद्धास. ये दो रोज में दिखाया गया है वहाँ पैनल पे. केव नंबर 40 इज थीम्ड रावण की खाई. केव नंबर 15 इज दी दशावतारा टेम्पल. केव 16 इज द कैलाशा टेम्पल. आपको याद रखना है, कैलाशा टेम्पल कार्व्ड विथ अ सिंगल मोनोलिथिक रॉक. बहुत अच्छा दिखता है. अगर आप कैलाशा टेम्पल नहीं गए हो तो आप जाओ. इट वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा I and was carved out of monolith and even has a courtyard. In cave 16 there is also a sculpture on the wall of Kailasha temple depicting Ravan shaking Mount Kailasha. It is considered as one of the masterpieces of Indian sculpture. Dhumar Lena cave 29, Rameshwar Lena cave 21. Two famous Jain caves are Indra Sabha cave 32 and Jagannath Sabha cave 33. रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, ठीक है, ये कहाँ है ना. ये पूछा है यूपीएससी में कि रावण शेकिंग माउंट कैलाशा इज डिपिक्टेड इन विच केव. केव नंबर नहीं पूछेगा, एलोरा केव या अजंता केव और बाकी दूसरे केव का आपको एग्जाम्पल ये दे देगा ऑप्शन में. तो आपने ये एलोरा केव सिलेक्ट करना है. अभी देखिए बाघ केव. ये देखिए यहाँ पे अतिरिक्तंगा भैरवा is a skeleton form of representation of Lord Shiva repeatedly found in Ellora caves. अतिरिक्तंगा भैरवा ये बहुत ही ऑफ्टन मिलता है. ये शिव जी की ये है रिप्रेजेंटेशन है, स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन है. Bagh caves located on the bank of Bagni river in Dhar district of Madhya Pradesh. It is a group of 9 Buddhist caves developed under the 5th and 6th century AD. It is architecturally very similar to the Ajanta cave. The most significant cave is Rangmahal cave 4. Mural painting in Bagh caves are more materialistic rather than spiritual. बागनी रिवर पे है बाघ केव, ठीक है, और ये बुद्धिस्ट केव है. 9 बुद्धिस्ट केव है यहाँ पे. और इसमें एक केव है जिसका नाम है रंगमहल. रंगमहल के बारे में पूछा है एक बार, सिर्फ एक बार पूछा है यूपीएससी में रंगमहल के बारे में. तो वो बाघ केव में है. और ये कैसा ना अतरंगी सा सवाल है थोड़ा, और यूपीएससी को पता ना तो उसको थोड़ा सा टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत अच्छा लगता है तो पूछ देता है. तो किसी ने मैंने कैसे रंग में भंग मिला देना है ना, तो मैंने ऐसा याद रखा था कि भाई तुमने तो मेरे रंग में भंग मिला दिया. तो बाघ केव, भंग से भाग केव, ठीक है, और रंग से रंगमहल. जूनागढ़ केव्स, ये भी बुद्धिस्ट केव है. दीज आर बुद्धिस्ट केव लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इन प्लेस ऑफ केव 3 डिफरेंट साइट्स कैन बी फाउंड. कपरा कोडिया, बाबा पायरे एंड ओपरकोट. अ यूनिक फीचर ऑफ द जूनागढ़ केव इज द प्रेजेंस ऑफ 30 to 50 feet citadel known as upper court in front of the prayer hall.
इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पे एक अपर कोट है, सिटाडेल मैंने आपको बताया था ना, ये ऊपर वाला रेस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटाडेल। ठीक है, तो ये 30 से 40 फीट जो अपर कोट है वो मिलता है प्रेयर हॉल के सामने। मंडपेश्वर केव लोकेटेड इन बोरीवली नियर मुंबई एंड ऑल्सो नोन एज माउंट पेरेयर केव्स। इट वॉज डेवलप्ड इन द लेटर गुप्ता पीरियड ऑफ ब्राह्मणिकल केव्स, sorry, it was developed in the later Gupta period as a Brahminical cave. However, it was later converted into a Christian cave. The remains of the site include sculptures of Nataraja, Sadashiva, and Ardhanareshwar. The church and its graveyard are situated above the cave precincts. अभी ये मंडपेश्वर केव जो है ना, ये मेरे को पता है कि माउंट मैरी हम लोग जाते हैं, ठीक है। माउंट मैरी और ये सिमिलर है क्या, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? मुझे बताएं आप लोग, क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या दोनों एक ही है? अगर एक ही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग गूगल कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा, उदयगिरी केव, अभी ये उदयगिरी केव और उड़ीसा वाला उदयगिरी केव को आप मिक्स नहीं करना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डो नॉट टू कंफ्यूज विद उदयगिरी खांडेगिरी केव्स, राइट। इट इज़ लोकेटेड इन विदिशा, मध्य प्रदेश, सेंटर्ड इन अर्ली 5th century AD under the patronage of Chandragupta II. It is famous for having numerous sculptures on the hill walls. The sculpture of Varaha or the boar incarnation of Vishnu is notable. The cave has one of the earliest Hindu sculpture. It also have caves dedicated to Shiva, Narsimha, half lion, half man, Narayana, resting Vishnu and Skanda. अच्छा, उदयगिरी केव्स जो है ना, मैं आपको बता दूँ, एक तो पहले ये उदयगिरी और खांडेगिरी की जगह नहीं है, उसके साथ आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। इस केव का सबसे अच्छा फीचर क्या है मालूम है? इस केव का सबसे अच्छा फीचर और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूपीएससी में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी में पूछा जाता है वो है कि स्कल्पचर ऑफ वराहा, यानी बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज़ फाउंड इन विच केव। तो उदयगिरी खांडेगिरी दे देगा, आपको उदयगिरी याद रहेगा, तो आप लिख दोगे उदयगिरी खांडेगिरी केव उड़ीसा, ये गलत हो जाएगा। ये उसका आंसर होगा उदयगिरी केव्स सब। और यहाँ पे सम अदर रॉक कट केव्स है, ये भी मैं आपको जब ये पढ़ाऊँगा ना, क्या नाम है, बुद्धा के जो हैंड पोजिशंस है वो, तभी ये भी कवर कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए स्टूपास कैसे थे उस टाइम पे। द गुप्ता एज सॉ अ डिक्लाइन इन डेवलपमेंट ऑफ स्टूपास, हाउएवर दामिक स्तूपा एट सरनाथ नियर वाराणसी इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट इज़ मार्क्ड एज अ स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, स्तूपास तो ज़्यादा बना नहीं, लेकिन धामिक स्तूपा जो था सरनाथ में वो बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। स्कल्पचर कैसा था यहाँ पे? During the Gupta period, a new school of sculpture developed around Sarnath. It was characterized by the use of cream-colored sandstone and the use of metal. The sculpture of these schools were immaculately dressed and lacked any form of nakedness. The halo around the head of Buddha was intricately decorated. Sultanganj Buddha, 7.5 feet high in Bihar, is a copper sculpture. अभी यहाँ पे जब स्कल्पचर होता था तो ये कैसा होता था, ये बोला कि इसमें जो अंग थे वो नहीं दिखाए जाते थे, मतलब नेकेडनेस यानी बिना वस्त्रों के नहीं दिखाते थे, वस्त्र पहने जाते थे अच्छे खासे, और बॉडी के हर पार्ट को ढका जाता था, और जो हेलो रहता था सर के पीछे उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता था। कभी कभी डेकोरेट किया जाता था, ज्वेलरी से लादे जाते थे, मतलब ज्वेलरीज लगाए जाते थे, और ये लोग क्रीम कलर के सैंडस्टोन यूज़ करते थे स्कल्पचर बनाने के टाइम। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सुल्तानगंज बुद्धा, जो कि कॉपर से बटा है और मेटल यूज़ करते थे ये लोग। तो देखिए स्कल्पचर और स्तूपास में इतना कुछ है नहीं, जो भी है इनके केव्स में ही है। केव्स में ही आपको याद रखना है कि बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु किस में है, उसके बाद रावण शिव किंग माउंट कैलाशा किस में है, उसके बाद रंग महल कहाँ है, ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। मैं ना टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, शुरू करता हूँ। अभी मैं कल आपको ये पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एक चैप्टर आपने कर लिया ना तो आपके
अब मैं बोलूँ आपको, जो आर्ट एंड कल्चर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। तो ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद ये बाकी सब छोटे छोटे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे पास ऐसा एक ट्रिक भी है कि आपको बाकी की याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको मुँह ज़बानी सब कुछ पता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने आप दोस्तों को बताएं, अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएं कि एक भैया है जो ये सब पढ़ा रहे हैं, वो भी बुक से पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ा रहे। आपको जितना नॉलेज चाहिए उतना ही दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा आपके दिमाग में ओवरलोड करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। करंट अफेयर्स तो मैं करवाऊंगा, वो अलग पार्ट है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन तो आप लोग कवर कर ले। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा तो स्टैटिक्स ही आता है। करंट अफेयर्स के आपके 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, 14 मार्क्स के क्वेश्चन, पर बाकी तो यहीं से आ रहे हैं। तो ये सब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, बहुत ही अच्छी चीज़, कि मेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप चुटकी बजा के कर लोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।